मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बहरा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मौद्रिक नीति के उद्देश्य। लेकिन इससे पहले मौद्रिक नीति का अर्थ जान लेते हैं। क्या होती है मौद्रिक नीति? मौद्रिक नीति का अर्थ सामान्यतः केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन के प्रबंध को ही मौद्रिक नीति की संज्ञा दी जाती है। इसे हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंक की साख नीति से ही होता है। विभिन्न विद्वानों ने मौद्रिक नीति को परिभाषित किया जो निम्न है। प्रोफेसर आरपी केंट के अनुसार मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुद्रा के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था करने से है। प्रोफेसर पॉल ईजिंग के अनुसार मौद्रिक नीति में समस्त मौद्रिक निर्णय एवं उपाय, चाहे उनके उद्देश्य मौद्रिक हों अथवा गैर मौद्रिक निर्णय तथा उपाय सम्मिलित होते हैं अथवा जो मौद्रिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर हैरी जी जॉनसन ने भी मौद्रिक नीति को परिभाषित किया है। उनके अनुसार मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति से है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष संबंध मुद्रा की पूर्ति के नियमन से है। मुद्रा की पूर्ति का नियमन उसकी कुल मात्रा में परिवर्तन द्वारा मुद्रा एवं साख की गति में परिवर्तन द्वारा तथा मुद्रा की साख उपलब्धि में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि मुद्रा की गति में परिवर्तन रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं होता, फिर भी वो अपनी साख नियंत्रण नीति के माध्यम से उसकी गति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास केंद्रीय बैंक करता है। मौद्रिक नीति के संकुचन अर्थ के साथ साथ इसके व्यापक आधार पर भी इसको परिभाषित किया जाता है। व्यापक अर्थ में पॉल ईजिंग के द्वारा परिभाषित किया गया है। उनके अनुसार मुद्रा मूल्य एवं उनकी पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक सभी उपाय मौद्रिक नीति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्य। मौद्रिक नीति के उद्देश्य आर्थिक नीतियों से संबंधित होते हैं, अतः मौद्रिक एवं आर्थिक नीतियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। वास्तविक स्थिति में यह है कि आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही मौद्रिक नीति के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जब आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाता है तो उसके साथ ही मौद्रिक नीति के लक्ष्यों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। सामान्यतः मौद्रिक नीति के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है तटस्थ मुद्रा उद्देश्य, दूसरा विनिमय दरों में स्थिरता, तीसरा मूल्यों में स्थिरता, चौथा है पूर्ण रोजगार और पांचवा है आर्थिक विकास। परंतु हमें अध्ययन करेंगे यहाँ भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य या भारतीय मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है। भारतीय मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का निर्धारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। भारत एक संपन्न राष्ट्र है किंतु इसमें गरीब नागरिक निवास करते हैं। यह कहावत भारत अधिक आर्थिक परिदृश्य के संबंध में सामयिक लगती है। देश में जलवायु, खनिज संपदा, वन संपदा तथा सभी प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु फिर भी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता का अभाव है। अतः देश की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में गतिशीलता उत्पन्न करें। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अंतर्गत अंतर्निहित उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना रहा है। देश की मूलभूत आर्थिक सामाजिक स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना रहा है। देश की मूलभूत आर्थिक सामाजिक समस्याएं यथा निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वस्थता आदि के निदान हेतु एक सुव्यवस्थित मौद्रिक नीति आवश्यक है। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक की स्वाधीनता के पश्चात तैयार की गई मौद्रिक नीति में इन सभी बातों का समावेश किया गया है और इस प्रकार समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के मूलभूत उद्देश्यों का विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यह भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य जो हैं वो निम्न हैं। पहला है स्थिरता के साथ विकास। वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव आर्थिक विकास के लिए हानि और आर्थिक विषमता को बताने वाले होते हैं। मुद्रास्फीति की तेज गति बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है तथा निवेश संरचना को दुष्पूर्ण बना देती है। इस कारण भी गरीब तथा गरीब और धनवान होते जाते हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना एवं आर्थिक विकास की गति तथा
दिशा औचित्य के लिए मूल्यों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जिसको नियंत्रित रखना बहुत जरूरी होता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना भी रखा गया है। इसका दूसरा बिंदु है विनिमय दरों में स्थिरता। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विदेशी विनिमय की पर्याप्त उपलब्धता का बड़ा महत्व है। विदेशी विनिमय की उपलब्धि भुगतान संतुलन की स्थिति तथा तत्जनित विनिमय दर की स्थिति से संबंधित होती है। मौद्रिक नीति में निर्यातोन्मुख उद्योगों के साथ आयात प्रतिस्थापक उद्योगों की प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल करके उन्हें सस्ती सुविधा व्यवस्था दिलाए जाए। निर्यात के लिए दी गई साख सुविधा को सस्ती बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा उधार पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की गई है। तीसरा बिंदु है सुनियोजित आर्थिक विकास। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा पिछड़े इलाकों में औद्योगिक प्रायोजनाओं को रियायती उधार सुविधा का उद्देश्य संतुलित विकास को प्राथमिकता देना है। चयनात्मक साख नियंत्रण तथा विशिष्ट ऋण योजनाओं के द्वारा भी इसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायता ली गई है। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ से ही मौद्रिक नीति का उद्देश्य निवेश कार्यों के लिए संसाधनों को जुटाना और गतिमान करना है। बैंकों में जमाओं पर ब्याज की दरों में वृद्धि बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना और उसके कार्यक्षेत्र के विस्तार द्वारा निवेश के साधनों की पूर्ति बढ़ाई गई। रोजगार सृजन। चौथा बिंदु है इसका रोजगार सृजन। मौद्रिक नीति में लघु उद्योग, कृषि और कमजोर लोगों को जो रियायतें उधार सुविधा व्यवस्था की गई है उसका प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। देश में बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए भारत की मौद्रिक नीति की दिशा का नए रोजगार के सृजन की ओर प्रवृत्त होना नितांत आवश्यक है। तभी आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाना संभव हो सकेगा। भारत की मौद्रिक नीति के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं देखिए। भारत की मौद्रिक नीति विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण वित्तीय साधनों के अभाव की पूर्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वाधीनता के पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना काल तक सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाए रखा। 1970 के दशक में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु नए विनियोगों को प्रोत्साहित किया गया। ब्याज दरों में कटौती की गई। इसके पश्चात समय समय पर 1980 के दशक में मौद्रिक नीति का सामान्य साख प्रसार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने का क्रम रहा। 1990 के दशक में उदारीकृत अर्थव्यवस्था अपनाए जाने के कारण देश की मौद्रिक नीति में कई परिवर्तन हुए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समकक्ष देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार भारत की मौद्रिक नीति को समझने के लिए उसके मुख्य तत्वों को भी जानना आवश्यक है, जो कि निम्न है। नवीन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। अविकसित एवं अर्धविकसित देशों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव होता है, अतः उपलब्ध वस्तुओं को संग्रह नहीं हो पाता। इस प्रकार पूंजी निर्माण की विशेष संपन्नता समस्या रहती है। इन स्थितियों में देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार कर बचतों को प्रभावी आधार पर एकत्रित कर कुछ सीमा तक पूंजी के अभाव को दूर किया जा सकता है। बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप जनसाधारण में बैंकिंग आदत विकसित होती है। वे अपनी वस्तुओं को बैंकिंग संस्थाओं के पास जमा कराने लगते हैं। इस प्रकार एकत्रित कोषों का विनियोग किया जाना संभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त मौद्रिक अधिकारियों को नवीन संस्थाओं पर या उनकी स्थापना पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के साथ साथ वित्तीय आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है। अतः ऐसी संस्थाओं की निरंतर विकास किया जाना चाहिए। मौद्रिक अधिकारियों का यह भी उत्तरदायित्व होता है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय कोष उपलब्ध होते रहें। इस संबंध में उन्हें विशेष रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए। दूसरा है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अर्धविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय की न्यूनता के कारण पर्याप्त मात्रा में पूंजी एकत्रित नहीं हो पाती। अतः देश में साख सुविधाओं के विस्तार हेतु तीव्र गति से बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की गई है। आज देश में 5000 जनसंख्या पर एक बैंक शाखा कार्यरत है। पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए मौद्रिक अधिकारियों को मुद्रा एवं साख की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है। इस संदर्भ में उन्हें
लोचशील मौद्रिक नीति अपनाना पड़ता है। विनियोग के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अपनाना पड़ता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार मुख्यतः रिजर्व बैंक अथवा व्यापारिक बैंकों से धन उधार प्राप्त करती है और घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सरकार स्वयं बड़े पैमाने पर विनियोग करने पड़ते हैं। रिजर्व बैंक ने देश की विकासात्मक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुद्रा की मात्रा में तीव्र वृद्धि की है, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हुई है। इसका तीसरा बिंदु है मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना। जैसा कि विदित है कि देश में विनियोग संबंधी पूंजी का विशेष अभाव होता है, अतः इस अभाव की पूर्ति के लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में सरकार विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर पर्याप्त मात्रा में व्यय करती है। योजनागत व्ययों के परिणाम स्वरूप जनसाधारण की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है तथा उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रसार की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा प्रसार के कारण आंतरिक मूल्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे बचतों एवं विनियोगों में सामंजस्य स्थापित करें, किंतु ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि सरकार को मुद्रा प्रसार एवं घाटे की वित्त व्यवस्था के माध्यम से विनियोग करने पड़ते हैं। इस प्रकार देश में मुद्रा प्रसार उत्पन्न हो जाता है। रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण के उपायों को अपनाकर देश की मुद्रा प्रसार की गंभीर स्थिति से बचाया है। वर्तमान में नियंत्रित प्रसार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है। चौथा बिंदु है सुदृढ़ भुगतान संरचना। आर्थिक विकास के संदर्भ में रिजर्व बैंक का यह उत्तरदायित्व है कि वह देश का एक सुदृढ़ भुगतान संरचना का निर्माण व्यवस्था करे। इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय व्यवस्था का कुशल नियमन कर एक सुदृढ़ भुगतान संरचना का निर्माण किया है। आंतरिक भुगतान व्यवस्था हेतु समाशोधन गृहों का श्रेष्ठ संचालन किया है। पांचवा है सुलभ ब्याज दर नीति को अपनाना। देश में विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाना अधिक महत्वपूर्ण होता है, अतः इस संबंध में सस्ती ब्याज नीति या सस्ती ब्याज दर नीति अपनाई जानी चाहिए। सस्ती ब्याज दर नीति के फलस्वरूप उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में सुलभ मुद्रा नीति सार्वजनिक विनियोगों के लिए भी हितकर सिद्ध होगी। इसी के ऋणों पर ब्याज का भार कम पड़ता है, अतः यह कहा जा सकता है कि सुलभ मुद्रा नीति विनियोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप लोचशीलता ब्याज दर को ही अपनाया है। संगठित मुद्रा बाजार की स्थापना। देश में संगठित मुद्रा बाजार का अभाव है। संगठित मुद्रा बाजार के अभाव में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा उसकी प्रभावशीलता संदिग्ध रहती है। अतः सुदृढ़ मौद्रिक प्रणाली के निर्माण तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में एक सुसंगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार की स्थापना का विशेष महत्व होता है। अब हम इसका देखेंगे सारांश। देश की मौद्रिक नीति की प्रवृत्तियाँ स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के संदर्भ में दोहरे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। एक ओर उसने प्रवर्तनीय भूमिका का निर्वाह किया है तो दूसरी ओर प्रतिबंधित भूमिका के अंतर्गत साख का नियंत्रण किया है। प्रवर्तनीय भूमिका में वित्तीय तथा बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना, मुद्रा पूर्ति पर विशेष अध्ययन आदि क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। प्रतिबंधित भूमिका के अंतर्गत मूल्य स्तर में स्थायित्व लाने के लिए साख नियंत्रण के उपायों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक नीति की पूरी तरह सफल नहीं हो पाई क्योंकि असंगठित क्षेत्र पर इसका प्रभावकारी नियंत्रण नहीं हो पाया है। अतः रिजर्व बैंक समुचित साख नियंत्रण नहीं कर पाया। साथ ही उदारीकृत अर्थव्यवस्था के अनुरूप कुशल मौद्रिक नीति अपनाना तभी संभव होगा जब आसन्न वित्तीय संकटों को दूर करने में रिजर्व बैंक सफल होगा। धन्यवाद।